आपको क्या लगता है कि मार्केट से कैसे अलग है आपका ये कैफे? 2 दिन बाद 1 दिन बाद खराब हो जाएंगी तो वेस्टेज बहुत होता है, इसमें आपका क्या मानना है? हमारा जो टेस्ट है वो ऐसा है कि अगर आप 5 बार एक पर्टिकुलर आइटम ऑर्डर कर लो सिंगल टेबल पे, सेम कलर, सेम गार्निशिंग, सेम तरीके से वो आएगा। शेफ है तो काम चलेगा, शेफ नहीं तो धंधा बंद। इसमें हायरिंग कितनी बड़ी समस्या है? आप कभी भी कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो ना, मेन्यू बन जाता है, वो डिलीवर करना इज द बिगेस्ट टास्क। अभी भी इस बिजनेस में प्रॉफिट है। लास्ट टाइम मैं आपके कैफ़े में आया था और जितने भी लोग आए थे सब बड़े इन्फ्लुएंसर थे और सबको बहुत पसंद आया वो शोरबा। एक ट्रेनिंग प्रोसीजर हमने बना रखा है, उस ट्रेनिंग प्रोसीजर में हम आपको हमारी सारी माइन्यूट डिटेल्स के बारे में बताते हैं। अगले 5 से 7 साल में आप कहाँ देखते हैं जेनजी कैफे? नमस्कार दोस्तों, फ्रेंचाइजी बताओ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसे यंग पर्सन से मिलवाने वाला हूं जो फाउंडर है जेनजी कैफे के। जी हाँ दोस्तों, जब जेनजी वर्ड जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कुछ वर्सटाइल होगा, कुछ यूनिक होगा, कुछ नयापन आएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये जो कैफे की शुरुआत की है बहुत ही अलग तरीके से की है। यहाँ पर जो आपको मेन्यू मिलने वाला है बहुत ही डिफरेंट मिलने वाला है। और सबसे खास बात, चूंकि आप फ्रेंचाइजी बताओ पर है तो हम बात फ्रेंचाइजी की तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और ये खुद भी एक जेनजी ही हैं। और सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली में जेनजी के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये जेनजी वर्ड इतना पॉपुलर क्यों हुआ है और जेनजी कैफे में आपको क्या मिलने वाला है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और सीधा स्वागत करते हैं फ्रेंचाइजी बताओ पर जेनजी कैफे के ऑनर आदित्य भारद्वाज जी को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। आप खुद भी एक जेनजी हैं और आपने कैफे का नाम भी जेनजी ही रखा। इसके पीछे कोई स्टोरी है या फिर ऐसे ही दिमाग में आ गया? नहीं, मेन स्टोरी ये थी, देखो ये चीज़ शुरू हुई व्हेन आई वाज इन स्कूल। सो उस टाइम पे मैं जैसे फैमिली के साथ जनरली बाहर डिनर करने जाते हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। उस टाइम पे जब स्कूल में थे कि अच्छा बाहर खाने जा रहे हैं, तो जनरली क्या होता था, पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं नॉर्थ इंडियन फूड। इतना ज़्यादा कैफ़े वाला कॉन्सेप्ट उन्हें इतना मतलब समझ नहीं आता है, या उतना ऐसा लगता है ठीक है, वो इतना सेटिस्फाइड नहीं है। हम उनके खाने में सेटिस्फाइड नहीं है कि पूरे टाइम दाल मखनी, पूरे टाइम वो चीज़ पसंद है लेकिन मज़ा नहीं आता। तो मैं और मेरी सिस्टर का जनरली ये रहता था, ठीक है यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चाइनीज़ खा लेंगे, मतलब ओके, मज़ा नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ी तो उसके बाद थोड़ा अपने बाहर निकलने शुरू हुए, कैफ़ेज़ वगैरह गए, तो वहाँ पे लगा कि नहीं यार ये चीज़ कुछ अच्छी है। लेकिन मेन इशू ये है कि पेरेंट्स के साथ एक थोड़ा सा गैप आ गया। अब साथ जा नहीं पा रहे क्योंकि उनकी चॉइसेस अलग, हमारी चॉइसेस अलग हैं। फिर धीरे धीरे एक थॉट था कि ठीक है यहाँ पर कुछ हो सकता है। रेस्टोरेंट का देखो सबके अंदर एक होता है छोटा सा कि यार रेस्टोरेंट्स में जाके बड़ा अच्छी होमली सी फीलिंग आती है, तो मन करता है अपना खोलना है। थॉट था, तब यंग थे तो ऐसा लगा ठीक है, ऐसे बहुत आइडियाज़ आते रहते हैं, आगे देखेंगे कभी। फिर कॉलेज वगैरह आया, उस टाइम पे भी आई हैव डन माय बीटेक। सो बीटेक में लास्ट ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर मिला, बाहर जाने का मौका मिला, तब तक चीज़ें बहुत इंप्रूव हो चुकी थी। तो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी एक गैप स्टिल वहाँ पे रिमेन था कि फैमिलीज़ नहीं जाती साथ में, कम रहता है फैमिलीज़ का। तो वहाँ पर एक थॉट आया कि चलो पहले R&D कर लेते हैं थोड़ी सी मार्केट में बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर फैमिलीज़ के साथ में कोई ऐसा मल्टी क्यूजीन कैफ़े खोला जाए विच इज़ अ फाइन डाइन, बट फाइन डाइन के साथ में वो कैफ़े भी है। 6 क्विजीन अगर हम एक टेबल पे सर्व करेंगे तो एक फैमिली को क्या वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो एक टेबल पे बैठ के, या वो टुगेदरनेस फील कर सकते हैं फिर से, जो कभी छोटे होते थे जब मम्मी पापा ज़बरदस्ती लेके जाते थे जाना ही जाना है। तो वो वाली चीज़ को फुलफिल करने के आइडिया के साथ में थॉट शुरू हुआ। वहाँ से इसका नाम जेनजी पड़ा, बिकॉज इट इज़ अ मल्टी क्यूजीन कैफ़े। दिस इज समथिंग डिफरेंट जो अभी नहीं है मार्केट में, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से तकरीबन 2 साल हो चुके हैं आपको जेनजी कैफ़े की शुरुआत किए हुए। आपको क्या लगता है कि मार्केट से कैसे अलग है आपका ये कैफ़े? बेसिकली मार्केट में क्या है ना, चीज़ें सेग्रीगेशन में डिवाइड हो रखी हैं। कैफ़े आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इटालियन, हाई एंड इटालियन, पैन एशियन भी मिल सकता है, बट आप फाइन डाइन की तरफ जाओगे वो कम्प्लीटली एक नॉर्थ इंडियन बेस कैरी करता है अपने साथ में, तंदूर नॉर्थ इंडियन बेस रहता है। दोनों चीज़ों के मर्जर में एक बहुत बड़ा गैप आता है, वो आता है कि आप ऑथेंटिसिटी मेंटेन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। प्लस हमारा पर्पस ये है कि इफ़ वी आर गिविंग 6 क्विजीन्स, बोलना बहुत ईजी है, बट आप अगर 6 क्विजीन ऑफर करते तो आप इंडियन हेरिटेज को ना लॉस्ट कर दो। तो अब वो इंडियन हेरिटेज की डिशेस को अपने साथ रखते हुए वी आर ट्राइंग टू ऑफर पैन एशियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड। उसमें भी वी आर ट्राइंग टू गो विद द ग्लोबल फेवरेट्स। फॉर एग्जांपल पिज्ज़ा एंड बर्गर एक बेसिक है कि ठीक है क्वांटी है, बट इफ़ यू आर मूव टूवर्ड्स इन डेप्थ तो उसमें कुछ फूड्स आते हैं, जैसे कैल्जोन एक नेपाल का फूड है एंड बहुत यूनिकनेस है,
जनरली लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं लिमिटेड लोग कर रहे हैं, बट वहाँ पे आता है कि फैमिलीज कभी जाएंगी नहीं, क्योंकि ठीक है ना मम्मी पापा को तो नॉर्थ इंडियन टाइप की चीज़ें चाहिए या कुछ चटपटा चाहिए मम्मी को, जैसे राज कचौड़ी वगैरह। तो वो हमारा एक इंडियन हेरिटेज है, उसको रखते हुए वी आर ट्राइंग टू ऑफर ऑल दीज ग्लोबल फेवरेट्स कॉन्टिनेंटल फूड। ये 6 कुजीन हमारा एक यूनिकनेस पॉइंट बनता है। सारी फैमिली आती है तो उनको एक टेबल पे एक बॉन्ड फील होता है, वो मेन्यू से रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाते कि ये 4 आइटम है इन्हीं में से ऑर्डर करना है। उनके लिए वो एक कैनवस है, आप खुल के ऑर्डर करो, सारी वैरायटी मिलेगी, सबको मिलेगी, तो बैठना ईजी रहता है। हम तो कहीं भी जाते हैं तो समझ में नहीं आता, एक दाल ऑर्डर कर दो, एक पनीर की सब्जी ऑर्डर कर दो, स्टार्टिंग में कुछ टिक्का विक्का मंगवा लो, तो हमारा तो हो गया खाना। लेकिन जो आप बात कर रहे हो 6 क्यूजीन्स की, तो मैं चाहूँगा कि बार 6 के 6 क्यूजीन्स अगर आप बता सकते हैं कि क्या उसमें डिफ्रेंशिएट क्या है और क्या स्पेशल है। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा नॉर्थ इंडियन से। अब नॉर्थ इंडियन में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, बिकॉज हम लोग ना दाल मखनी के आगे सोच नहीं रहे। हाँ। उसके आगे एक बहुत अच्छा डाइवर्स है, जैसे मतलब बहुत डिशेज हैं। सेम वे अगर मैं पनीर की बात करूँ, आपने शाही पनीर सुन लिया, आपने उसके अलावा पनीर लबाबदार सुन लिया, बट उसके अंदर भी बहुत हैं। कोरमे हैं, कोफ्ते हैं, कबाब्स हैं, ये जो सारी ये तंदूर आइटम्स आ जाते हैं। नॉर्थ इंडियन हमारा फर्स्ट क्विजीन हो गया, फिर हमारा आ जाता है तंदूर, जिसमें हम कबाब्स वगैरह की बात करते हैं, बिकॉज कबाब एक अपने साथ में एक हेरिटेज कैरी करता है। लेकिन अच्छे कबाब्स वगैरह बहुत मुश्किल है मिलने, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए हमने ओल्ड दिल्ली में बहुत टाइम स्पेंड करा है कि एक्चुअली देखिए कि ये बनता किस तरीके से है, उसको यहाँ लेके आए हैं, अपनी ब्रांड के अंदर लेके आए हैं, बिकॉज R&D हर चीज़ में लगती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इटालियन, जिसको हम कहते हैं। इटालियन में आपके पिज्ज़ाज, पास्ता, कैल्जोन, इसमें भी बहुत डाइवर्सिफिकेशन है। पास्ता एक नहीं होता, पास्ता भी 6 तरीके का है। अब डिपेंड कि आपको किस तरीके का देना है, और एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि जो हमारा जेनजी आज के टाइम में उसको चीज़ें पता हो। वेस्टर्न कल्चर हमारे पास आ रहा है, इंडियन भी पता हो, वेस्टर्न भी पता हो, पीछे ना रहे ना कहीं भी, जैक ऑफ ऑल है। उसके बाद आ जाता है आपका पैंट्री वगैरह वाली चीज़ें आ जाती है। पैंट्री में मतलब कॉन्टी पैंट्री कह लेते हैं, उसमें आपका कुछ डेजर्ट्स आ जाता है, इस तरीके के आइटम्स आ जाते हैं इन विच आप लगा लीजिए क्रीम्स वगैरह यूज़ हो गई, राइट। नेक्स्ट आ जाता है जिसमें हम अपना चाट, ये हमारा एक स्पेशल है। वी आर ट्राइंग टू ऑफर राज कचौड़ी इन आवर स्टाइल, जेनजी स्टाइल, टू आवर ऑडियंस, कि एक बार वो ट्राई करके देखें, बिकॉज मम्मियों को पसंद तो वो आता है। आप एक बार मेन्यू में रखे देखो, हमने जब से रखा है हमारे वो रेगुलर ऑर्डर में रहते हैं। रही बात इसके बाद जो हमारे आइटम्स आ जाते हैं उसमें आ जाती है, मैं जैसे अब मैं क्विजीन्स में जाता हूँ तो कुछ हमारी जैसे ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं, कॉफ़ीज़ आ जाती हैं। अब कॉफ़ीज़ में भी हमारे पास वेरिएशंस हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, बट डिपेंड करता है इसमें आप कितना ऑथेंटिक खाना दे पा रहे हो। उसमें हमारा जो आपने कहा हमें 2 साल हो गए हैं, वो 2 साल के अंदर हमारा मेन टाइम जो गया वो हमारी R&D में गया। एक डिश पे पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा उसमें हमारा सारा टाइम गया। शेफ़ की टीम के साथ बैठे हैं, बार बार चेंजेस हुए हैं, बट हमने कभी भी एक चीज़ को स्टेगनेंट नहीं कर दिया, ये मेन्यू है यही देंगे, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, चेंज हर 6 महीने में कुछ चेंज, और वो इनोवेशन हमारा रहा है। 70% मेन्यू इज़ कंसिस्टेंट, बट 30% इज़ चेंजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज जेनजी है, चेंज तो चाहिए। लेकिन फिर क्या ये पूरा कैफ़े सिर्फ जेनजी को ही सेंट्रिक में रखेंगे, हम नहीं देखेंगे बाकी एज के लोगों को? क्योंकि फैमिली में आएंगे तो बाकी लोग भी आएंगे, और सिर्फ जेनजी सेंट्रिक अगर हो गया तो शायद मम्मी पापा साथ में आएंगे ही नहीं, और मम्मी पापा ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, नहीं यहाँ नहीं आना, कहीं और चलना है। सो दैट्स द पॉइंट वेयर वी हैव केप्ट दिस नेम जेनजी। हमने 3 जनरेशंस, यानी कि पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स जैसे वो हो गए, उनको हम कहते हैं मिलेनियल्स। अब मैं इसमें एक छोटा सा चीज़ क्लियर करता हूँ। देखो 1980 से आगे आपके 1995 तक जो जनरेशन है उसको कहते हैं मिलेनियल्स। उससे पहले आते हैं आपके जेनेक्स, और फिर आ जाते हैं आपके जेनजीज, जो हमारी है 2012 तक, 1995 से 2012, एंड देन जेन अल्फा। अब ये जो सारी जनरेशन हैं, इनको कवर करने की वजह से ही हमारा मेन्यू इतना डाइवर्सिफाइड है। वी आर ट्राइंग टू कवर द ओल्डेस्ट फूड। जैसे फूड होता है, जो सूप होता है, आपने सुना होगा, शोरबा कहते हैं उसको। हाँ जी बिल्कुल। वो हमारा एक इंडियन हेरिटेज है, मुगल एरा का टाइम का सूप है। हमने टोमेटो के आगे सुना नहीं, मैंने भी अभी जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो मेरे को पता चला। तो उस तरीके की चीज़ें जब हमारे पेरेंट्स तक जाती है तो उनको उनके नॉस्टैल्जिया हिट होता है। फूड एक प्योरेस्ट फॉर्म है किसी को भी अपना एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्म ऑफ लव प्रेजेंट करने का। तो जब आप किसी को खाना दोगे ना, तो एक कहते हैं ना कि पेट से दिल तक का रास्ता जाता है, तो वो जो चीज़ है उसको फुलफिल करने का हमारा टारगेट है। एवरी जनरेशन, फादर को अगर कबाब चाहिए और बच्चे को अगर कैल्जोन चाहिए, तो वो दोनों चीज़ें एक टेबल पे मिलेगी। ना फादर सोचेगा ना बच्चा सोचेगा कि हाँ जाना है या नहीं जाना, हेजिटेट नहीं करना, बस जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। जैसे आपने इतना डाइवर्सिफाइड फूड बनाया और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है, तो जितना मैं जानता हूँ इस फूड बिजनेस के बारे में, रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में, हर चीज़ के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड शेफ़ चाहिए होता है। तो ये आपकी कॉस्टिंग्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देता?
इसको मेंटेन करने के लिए हमने कोशिश करी कि हमने फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी हैव क्रिएटेड आवर एसओपी। हम एक एसओपी क्या होता है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करा जाता है। अब कभी भी रेस्टोरेंट ओपन करोगे ना, उसमें क्या चीज़ होती है, लोग अपना काम तो शुरू कर देते हैं, R&D भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, एक दिन बन गया अच्छा, 2 दिन नहीं बना अच्छा, फिर एक दिन बन गया, उसको कभी नोट नहीं करा। अब शेफ़ एक ऐसी चीज़ है, देखो अच्छे शेफ़ मिलने मुश्किल है और उनको रोकना मुश्किल है, और आप कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आप कंप्लीटली उन पर डिपेंड होगा, जिस दिन आपके शेफ़ ने कह दिया अब मैं जा रहा हूँ, तो उसके बाद आप खुद तो बना नहीं पाएंगे। तो वो जो एक आप अपनी प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं, वो आपको फर्स्ट डे से क्रिएट करना चाहिए। उसके साथ में हमारे भी शेफ़ चेंज हुए, मल्टीपल टाइम्स हुए, बट जो हमारी R&D टीम थी, उसके साथ में जो हमने SOPs क्रिएट करे थे, वो आज तक हमारे मेंटेन्ड हैं। शेफ्स आते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ट्रायल करते हैं। हमारी एक बेसिक टेस्टिंग टीम भी हमने रखी है, जो हमारा क्या रहता है, हमने डिवीजन का रखा है स्टाफ में। तो हमारे जैसे मैनेजर्स वगैरह भी हैं, दे शुड नो कि टेबल पे क्या सर्व हो रहा है, किस टेस्ट का सर्व हो रहा है। एंड इवन द किचन के जो हमारे टॉप शेफ होते हैं, जिन्हें हेड शेफ वगैरह कहते हैं, जो किचन रन करते हैं एग्जीक्यूटिव, उनको भी आइडिया रहता है। तो कोई नए आते हैं, वो अपना रेसिपी के अकॉर्डिंग फॉर्म करते हैं, वो चेक करते हैं, टेस्ट मेंटेन रहता है हमारा। देखो, कॉस्ट एक ऐसी बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है। अगर मैं एक बेसिक सी बात करूँ कि मैंने उसमें टाइम लगाया, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट लगाया, मेरे को सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का, तो वो इन्वेस्टमेंट के बाद मैं इस पे आ पाया कि ठीक है, अब मेरे पास अगर 2 शेफ़ कम भी हैं तो मेरा फूड का स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा। आज कोई और ओपन करना चाहता है, उसको वो इन्वेस्टमेंट है, सपोर्ट है और पेशेंस है, गो फॉर इट, अदरवाइज गो फॉर आपने मेरे एक ही सवाल में 2 सवाल का जवाब दे दिया। अगला सवाल मैं इनसे यही पूछने वाला था कि चूंकि बहुत ही स्पेसिफाइड आइटम्स हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक शेफ़ भी चाहिएंगे आपको, और वो मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने बता दिया कि SOP बना लो, तो आपको जो स्पेसिफिकेशन है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। आप एक आम शेफ़ को हायर कर भी वही क्वालिटी फूड आप बना सकते हैं। जो आपने शोरबा की बात की, लास्ट टाइम मैं आपके कैफ़े में आया था, और जितने भी लोग आए थे सब बड़े इन्फ्लुएंसर थे, और सबको बहुत पसंद आया वो शोरबा। मतलब पहले हमने अलग अलग मंच, जैसे हम जाते तो क्या मंगाते हैं, मंचाओ और ऑल दोज हॉट एंड श्योर, लेकिन जो शोरबा था 2 हमने मंगाए थे, 2 में से सबने पिया। इट वाज अमेजिंग, बहुत जबरदस्त डिफरेंट। उसमें बस एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, इंडियन हेरिटेज, इंडियन हर्ब्स। आप इंडियन हर्ब्स को छोड़ दोगे तो आप एक टच छोड़ दोगे। हर एक देखो, हर स्टेट का एक अपना USP है। हमारा पर्पस सिर्फ एक सिंपल है कि अगर आप कहीं भी हैं ना, तो वहाँ पर उनका एक अपना हेरिटेज हो, वो एक स्टेट उस मेन्यू के अंदर हो। जिस टाइम वो देखना शुरू करें, और उसमें अगर हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं या किसी के भी पेरेंट्स आ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनको आके ऐसा ना लगे नहीं नहीं ये तो तुम्हारा जेनजी वाला खाना है, हमें यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। वो हेजिटेशन अगले कुछ सवाल लेने वाला हूँ मैं, उन लोगों के पर्सपेक्टिव से लेने वाला हूँ जो कैफ़े बिजनेस या फाइन डाइन बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। लोगों को क्या लगता है कि इसमें वेस्टेज बहुत होती है, क्योंकि आप फ्रेश फूड सर्व करते हो, तो फ्रेश फूड में आप फ्रेश वेजिटेबल्स एंड आइटम्स रहेंगी, वो 2 दिन बाद 1 दिन बाद ख़राब हो जाएंगी, तो वेस्टेज बहुत होता है। इसमें आपका क्या मानना है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप अपनी इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका फूड कॉस्ट आती है। अब फूड कॉस्ट कैलकुलेशन में एक पॉइंट होता है कि हम वेस्टेज कॉस्ट को भूल जाते हैं। हमने ये सुना होगा, आपने सुना होगा कि 30% फूड कॉस्ट आ गई, बस बाकी 70% प्रॉफिट। ऐसे नहीं चलती। जो 30% फूड कॉस्ट है उसमें हम वेस्टेज भूल जाते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भूल जाते हैं। और हमारी, आप ये लगा लो, आपका खाना बन रहा है, आपकी एक इन्वेंट्री है, एक पैंट्री है, वहाँ से अगर आपको कुछ खाना निकल रहा है या कुछ भी रॉ मटेरियल वहाँ से लिया जा रहा है, तो उसका प्रॉपर ट्रैक होगा, तब आपकी वेस्टेज भी अकॉर्डिंगली मैनेज होगी। अगर आपका बिजनेस है, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट। एवरी कॉर्नर में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा। वो वेस्टेज कॉस्ट को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहता है हेड शेफ़ का, जो आपके किचन रन करते हैं। उनको ये पता है कि अगर मेरी ऑर्डर वैल्यू जो है, या जनरली मेरे ऑर्डर्स इतने जा रहे हैं एक दिन में, उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेंट्री से खाना और रॉ मटेरियल को लिया जाता है और प्रेप करा जाता है। बचे हुए जो आपका वेस्टेज रहती है, देखो वेस्टेज होगी, खाने का काम है, वेस्टेज होगी। कभी कभी नहीं निकला ऑर्डर तो आपको वो हटाना पड़ेगा। कस्टमर इंपॉर्टेंट है, आप उनको कोई भी चीज़ में अगर हल्की सी भी दिक्कत है आप नहीं दे सकते, बिकॉज वो आपके फूड स्टैंडर्ड मीट नहीं करते। हमारे नहीं करते, हमारे फूड स्टैंडर्ड्स हाई हैं और हम उसी पे स्टिक रहते हैं। दैट इज़ वाई कस्टमर कई बार कहता है नहीं आपकी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, थोड़ी सी आपका इसमें ये लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखो, स्टैंडर्ड हमेशा एक क्वालिटी के साथ में मेंटेन होता है, उसके साथ एक प्राइस आता है। वो प्राइस मेंटेन करने के लिए आपको एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि ठीक है आप कौन सी जगह पे जा रहे हो।
अकॉर्डिंगली आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत थिन लाइन है। आपने किसी पे छोड़ा, उसने कहीं से पॉइंट ढूंढा, आप 2 दिन नहीं गए, 3 दिन आपको बात पता चलेगा, अच्छा 3 पोर्शन एक्स्ट्रा कहाँ गए सर, पता नहीं कहाँ गए। तो वो जो है ना पता नहीं, वो एक बहुत कॉमन वर्ड है हमारे इसमें। और 4 दिन बाद आपको गायब भी दिख जाएगा, वो बंदा आएगा भी नहीं। बिकॉज इन्वेंट्री क्या है यार, आपके यहाँ से किसी ने रॉ मटेरियल या कहीं बाहर बेच दिया, आप ढूंढते रहोगे मेरा कहाँ चला गया, आप किसी को पकड़ोगे नहीं ना एक छोटे से पैकेट के पीछे। आपकी वो कॉस्ट 30 से कब 45-50 हो जाती है, वो ना आपको पता चलेगा और ना शेफ को पता चलेगा। वहीं पे आपका रोल आ जाता है कि आपके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, आप कितना ज़्यादा सिस्टम वाइज चल रहे हो और वो सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट है। कुछ तो आपको रखना पड़ता है, वहाँ पे हमारी वेस्टेज रिड्यूस हो जाती है। बहुत 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 बेहतरीन आपने बात कही। एक लोगों को लगता है कि ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है ये शेफ ओरिएंटेड ही है, शेफ है तो काम चलेगा, शेफ नहीं तो धंधा बंद। इसमें हायरिंग कितनी बड़ी समस्या है। चलिए लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सही समय पर रीहायरिंग हो जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितनी बड़ी समस्या है? अब रीहायरिंग का प्रोसेस ऐसा है कि इफ़ यू आर न्यू इनटू दिस बिजनेस, जैसे मैं भी जब हमने स्टार्ट करा था हमारे पास बहुत इश्यूज़ आए। इश्यूज़ ये है कि ठीक है हमने एक शेफ़ को अपने हायर करा, उनको बहुत अच्छे से रखा कि नहीं शेफ़ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ड्यू टू सम सिचुएशंस और ठीक है उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उन्होंने जाना प्रेफर करा। इन दैट सिचुएशन हमने पहली बार जो फील करा, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट करा था मेरे लिए बड़ा न्यू था, because after my BTech this is something very completely new for me and my family as well. So उस situations में जब हमने अपने एक SOPs क्रिएट करे, प्लस हमने कोशिश ये करी कि जो भी हम शेफ़ को हायर कर रहे हैं उसके उनको हम एक ट्रेनिंग प्रोसीजर दें जो हमें खुद को पता हो, जिससे कि जब कोई हमारे साथ हेड शेफ़ लगे हमारी ब्रांड के साथ ज्वाइन हो तो उनको वो कोई भी नए शेफ़ हायर करते हैं तो उनको वो ट्रेनिंग दे दे 10 डेज़ में। एक ट्रेनिंग प्रोसीजर हमने बना रखा है। उस ट्रेनिंग प्रोसीजर में हम आपको हमारी सारी माइन्यूट डिटेल्स के बारे में बताते हैं। रीहायरिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको आपका 15 डे स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि इफ़ समबडी इज़ गोइंग फ्रॉम योर आउटलेट और वो कहीं और ज्वाइन करें, देयर शुड बी अ 15 डे पीरियड जो आपको बेसिक सिग्नेचर्स वगैरह उनके होने चाहिए कि ठीक है आप वो 15 डे अपना नोटिस कवर करें, नोटिस पीरियड करें। इन दैट ड्यूरेशन यू हैव टू रीहायर। वो रीहायरिंग के लिए आपको हमेशा अपने पास 1 या 2 शेफ़ का एक्स्ट्रा आपके पास मल्टी जिसे कहते हैं, मल्टी एज एन मल्टीपर्पज़ शेफ्स आपके पास अवेलेबल हों, आप अपने किचन में रखें। आई नो इट इज़ अ हैवी थिंग कि ठीक है यार मैं अननेसेसरली मेरा यूज़ नहीं हो रहा, हमने शेफ़ रखे हुए किचन में। एक थॉट आता है कि ठीक है ना, उनको हम बोल देते हैं कि कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास है, जितने काम पूरा हो रहा है, ये एक्स्ट्रा की क्या ज़रूरत है। इस काम में अगर आप एक्स्ट्रा नहीं रखोगे और एक दिन कोई आपके पास चला गया तो आप खुद नहीं जा सकते किचन में वो डिलीवर करने, और एक दिन काफ़ी होता है आपकी फूड की क्वालिटी किसी के लिए ख़राब होने के लिए और रिव्यू डालने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम डल जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अच्छे के लिए डाले ना डाले, बुरे के लिए तो डाल ही देंगे रिव्यू। बिल्कुल। और इसी वजह से मैं देखता हूँ कि लोगों के कई बार रिव्यू ख़राब हो जाते हैं, हज़ारों लोग अच्छा खाकर जाते हैं, वो नहीं डालते। अच्छा, यहाँ पर लोगों को लगता है कि जो फाइन डाइन या फिर हम बात करें कैफ़े मॉडल की, ये एक हाई कॉस्ट इन्वॉल्व मॉडल है जहाँ पर कि आपका रेंटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ कॉस्टिंग है। तो आपको क्या लगता है कि वेरिएबल ब्रेकेबल जैसे आपने जब शुरू किया तो आपने पहला प्रॉफिट कब कमाया, कितने महीने बाद कमाया? 3 to 4 मंथ्स में आपका वेरिएबल ब्रेक इवन रीच हो जाता है। मैंने अपने 3rd मंथ में अपना पहला रीच कर लिया था। बट इसमें एक चीज़ आती है, इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ फाइन डाइन मॉडल, जिसको हम अपने इसमें बोलते हैं मल्टी क्यूजीन कैफ़े बोलते हैं हम उसको। एक कैफ़े मॉडल हो गया जिसमें नो नॉर्थ इंडियन इज़ देयर, ओनली नो तंदूर इज़ देयर, वी आर गोइंग विद द कॉन्टिनेंटल एंड पैन एशियन, सम पैन एशियन फूड इज़ ऑल्सो देयर। बट इफ़ इट इज़ अ मल्टी क्यूजीन कैफ़े, ये हम अपना वर्ड बोलते हैं मल्टी क्यूजीन कैफ़े, तो उसमें आपका जो रीच होने में लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इज मोर। एक फैमिली को आपका आउटलेट समझने में टाइम लग जाता है, और जब आपकी फैमिलीज और आपका रिपीट कस्टमर बन जाता है तो उसके बाद इट इज़ नॉट अ बिग गेम, यू कैन रीच योर ब्रेक इवन वेरी इजीली। बट मैंने अपने 3rd to 4th मंथ में अचीव कर लिया था। चलिए अब हम सीधा चलते हैं फ्रेंचाइजीज़ की तरफ। मैं आपको बता दूं कि जेनजी कैफ़े की फ्रेंचाइजी आपके शहर में भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी, और फ्रेंचाइजी रिलेटेड सवाल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला कि आपका जो मॉडल है, जो मैं आपके कैफ़े में आया हूँ, आपका मल्टी क्यूज़ाइन है और आपने कंप्लीट बहुत शानदार आपने कैफ़े बनाया हुआ वहाँ पर। तो आपने अभी शायद 2 अलग अलग मॉडल बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा उन दोनों मॉडल के बारे में बताएं और ये 2 मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, सो इनिशियली क्या होता है, देखो हमने बनाया एक मल्टीपर्पज़ मल्टी क्यूजीन कैफ़े। हाँ।
उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इसलिए रहता है बिकॉज ऑब्वियसली जब मेन्यू बड़ा है, डिशेस ज़्यादा हैं, किचन में आपका स्टाफ भी ज़्यादा होगा एंड आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा। वहाँ पर आता है लोगों के दिमाग में एक थॉट कि ठीक है यार बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है, नहीं मेरे बजट से बाहर है। फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड दैट कैफ़े पार्ट। अब कैफ़े में एक बहुत छोटी चीज़ आती है कि देखो आज के टाइम में ग्राउंड लेवल पे कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, तो लोगों को लगता है ठीक है ना एक नॉर्मल कैफ़े ही तो होगा। बट बिकॉज ऑफ आर रिसर्च that we have done, we have created our menu which is very specific and different from the existing one। क्योंकि देखो आप कभी भी कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो ना, मेन्यू बन जाता है, मेन्यू आपने 4 जगह से भी लोग लेके बना लेते हैं, उसको डिलीवर करना इज़ द बिगेस्ट टास्क। उसके अलावा उसका जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, सारी चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय अस। दैट इज़ वाई जो हमारा कैफ़े मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए रहता है औरों के कंपैरिजन बिकॉज ऑफ आर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। कोई भी एक आप ये लगा लीजिए, कोई भी चीज़ को डिलीवर करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, एग्जीक्यूशन इज़ द डिफिकल्ट पार्ट। थॉट तो सबके पास होता है मैं अपना खोल लूँगा, ऐसा बना लूँगा, इंटीरियर रेडी हो जाएगा, बट एग्जीक्यूशन इज़ द मेन गेम। वहाँ पे आ जाता है हमने कैफ़े को हमने इसलिए डेवलप करा, अलग करा, जिस वजह से कोई जो हैवी इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी के पास एक अप्रॉक्सीमेशन में बजट बता देता हूँ हमारे क्या है। सो द बजट दैट वी आर कीपिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 लाख इन्वेस्टमेंट इज देयर इन अ कैफ़े, जिसमें हमारी मिनिमम स्पेस है दैट इज 600 स्क्वायर फीट टू 800, और वो उससे आगे भी जा सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 1100-1200 से ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। ये जो कॉस्ट रहती है इसमें हमारा ओवरऑल सारा कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है फॉर दैट कैफ़े, कि आपका कितना इंटीरियर जाएगा, इन सारी चीज़ें। अब इसके अंदर एक बहुत छोटी बात आ जाती है कि लोग कहते हैं नहीं यार, एक थॉट रहता है बिकॉज फ्रेंचाइजी में सबके पास होता है इंटीरियर में अपना करा लूँगा या मैं सामान अपना प्रोक्योर कर लूँगा बाहर से। अच्छा, तो उससे फ्रेंचाइजी कॉस्ट रह गई और बेसिक इन्वेस्टमेंट रह गया। वी आर अप फॉर एवरीथिंग, वी आर हैविंग जस्ट सम स्टैंडर्ड्स, आप वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करिए एंड अकॉर्डिंगली प्रोक्योर, राइट। देखो आप स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लोगे, आप इंटीरियर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लोगे एंड उसके बाद आप प्रोक्योर कर सकते हो उस चीज़ को। बिल्कुल ठीक बात। बट उसमें एक छोटी सी बात बस इतनी आ जाती है कि अगर आप एक नया ओनर हो या आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पेशेंस नहीं होती, जल्दी जल्दी करने का मन करता है, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, यू हैव अ पैशन फॉर फूड और यू आर हैविंग अ प्रॉफिटेबल माइंड कि नहीं मेरे को तो बिजनेस बनाना है। इनिशियली जो वेरिएबल ब्रेक इवन है उसको अचीव करने के टाइम पे ना वो 4-5 महीने आपको पैशन चाहिए, आदमी घबरा जाता है उसमें पैशन काम करता है कि ठीक है माय पैशन इज देयर, मैं कर लूंगा। आप प्रॉफिट देखोगे तो 3-4 महीने में ऐसा लगेगा नहीं पता नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है, मेरे लिए काम मुश्किल है ये। सेम वे जब मल्टी क्विजीन पे आ जाते हैं हम, मल्टी क्विजीन जिसको हम कहते हैं मल्टी क्विजीन कैफ़े, उसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 lakhs, बट उसमें स्टार्टिंग रहता है 1500 स्क्वायर फीट्स एंड अबव। 1500 स्क्वायर फीट्स इतना स्पेसिफिक हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज हमारे कुछ किचन स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम वेरी स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं कि नहीं ये होगा, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, हमें मूव फॉरवर्ड नहीं करना। लोगों को कई बार लग सकता है कि नहीं यार वाई दे आर सो मच मतलब एडमेंट अबाउट देयर स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज इनिशियली वो स्टैंडर्ड्स बुरे लगते हैं। क्योंकि देखो आप कोई भी एक सुबह रूटीन बना लो, 6 बजे रोज़ उठना मुश्किल है, राइट, बट इसी तरीके से वो स्टैंडर्ड भी मुश्किल है फॉलो करने। एक बार बन जाते हैं एंड जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आने लगती है वो कंसिस्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि 4 मेरे पास महीने के लोग कहते हैं कि अच्छा यार ये सीज़न है, ये सीज़न नहीं है, उस टाइम पे काम डिप चला गया, अच्छा यार अब तो अपना लॉस होने लग गया। वो जो स्टैंडर्ड है ना वो आपको बचा के रखता है, उस टाइम में आपका एक इनकम सोर्स बना रहता है एंड वहाँ उस स्टैंडर्ड के बाद आप एक अपनी राइट डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए हमने 2 मॉडल डिवाइड करे कि जिस किसी के पास लो इन्वेस्टमेंट है बट हमारे सिस्टम के साथ जुड़ना चाहता है तो वहाँ से वो अपना पैशन फॉलो करने के लिए इस इन्वेस्टमेंट के साथ है एंड मल्टी क्विजीन के साथ है जिस पे थोड़ा सा ज़्यादा बजट है। नहीं तो एक प्रीमियम कैफ़े की फ्रेंचाइजी 20 लाख रुपए तक में मिल जाती है, प्रीमियम फाइन डाइन की फ्रेंचाइजी आपको 40 से 50 लाख रुपए में मिल जाती है, जिसमें कि आपके पास फ्रीडम है कि आप इंटीरियर कैसा कराना चाहते हो, जैसा इंटीरियर कराओगे बजट थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। और कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट है हर एक चीज़ में, आपको जैसा करना है जो करना है हर चीज़ का आपको प्रॉपर एक हिसाब मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको नंबर तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको गूगल फॉर्म भी दे दूंगा, फॉर्म फिलअप करिएगा, नंबर पे कॉल करिएगा तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या है कि अलग अलग शहर में जब आप जाएंगे तो लोगों के टेस्ट अलग अलग हो जाएंगे, मेन्यू में हो सकता है कुछ चेंजेस करना पड़े, तो क्या आप एक फिक्स मेन्यू रखेंगे या फिर अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से आप मेन्यू में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं?
हमारा जो यहाँ पे हमने मेन्यू में अपनी R&D टीम के साथ डिस्कशन करा है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव डिसाइडेड दैट 70% मेन्यू इज फिक्स एंड 30% इज वेरिएबल। वो 30% क्या है कि हम जिस भी स्टेट में, उस स्टेट का अपना एक हेरिटेज है ना, हम उसको लेकर आएंगे साथ में, जिससे कि जब वहाँ की फैमिलीज और ऑडियंस आए तो उनको ऐसा ना लगे नहीं यार हमारी चीज़ तो कहीं कवर हो ही नहीं रही, हमें पीछे छोड़ दिया। जेनजीज जितना ज़्यादा वेस्टर्न की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा उनके लिए वो चीज़ मॉडर्न होती जाएगी, बट वी डोंट वांट कि वो अपनी रूट्स को भूल जाएं। वो रूट सबसे पहले फूड से शुरू हुई, बिल्कुल। तो वी वांट कि वो जो 30% वेरिएबल है उसमें वो स्टेट का हेरिटेज कवर अप हो, और दैट इज़ वाई हमारा जो मेन्यू है वो वेरिएबल है। वी आर नॉट एडमेंट अबाउट इट, दिस इज़ नॉट फिक्स। चलिए, मेन्यू आपके हिसाब से हो सकता है 70% फिक्स है, क्योंकि इन्होंने अपनी रिसर्च की हुई है, अपने कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं जो आपके यहाँ चलेंगे ही चलेंगे, और साथ ही साथ आपके शहर की अगर कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके मेन्यू में होना चाहिए, तो वो भी रिसर्च करके उसकी क्वालिटी को बेस्ट बनाकर आपके मेन्यू में शामिल किया जा सकता है। अब हम आते हैं सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई फ्रेंचाइजी लेता है ना, उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो ब्रांड नेम आपका जेनजी है तो बहुत अट्रैक्टिव ब्रांड नेम है। आप जब इनके नोएडा वाले फाइन डाइन में आएंगे तो वहाँ पर आप जब फूड टेस्ट भी करेंगे तो आपको फूड के बारे में पता चलेगा। आप जब वहाँ पर इंटीरियर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, और आप हर जगह अलग अलग इंटीरियर बना सकते हैं, या कोई एक फिक्स है कि नहीं हमें तो यही कलर थीम रखनी है, हमें तो ऐसा ही इंटीरियर चाहिए। हमने एक अपना बना रखा है एक सिस्टम की वी हैव डिसाइडेड कि जब भी हम किसी स्टेट में जाएंगे देयर आर सम यूएसपीज व्हाट वी वांट, वो यूएसपी रिफ्लेक्ट करने हमारा मेन पर्पस है। चेंज होगा एंड कस्टमर जो भी हमारे से ले रहा है उनके अकॉर्डिंग भी होगा, पैशन उनका है। हाँ जी, हम इतना एडमेंट अगर होंगे कि नहीं आप तो बनाओ भी इंटीरियर हमारे जैसा, तो वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज पैशन उन्होंने भी एक पैशन रख के एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहे, कुछ उनके भी दिमाग में विजन होगा, हम उसको मैच करने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली अकॉर्डिंगली जो इंटीरियर होगा उसको वेरी करेंगे। कुछ यूएसपी हैं जो हम चाहेंगे जिससे कि हम अपना पूरा इंडिया के मैप को इस तरीके से कवर कर सकें, राइट, हर टेरिटरी या स्टेट को कवर कर सकें, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो इंटीरियर है वो एक हमारा यूएसपी पॉइंट बने। बहुत 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 शानदार, मज़ा आ गया बिल्कुल। अब बात आ जाती है सपोर्ट की। यस, एक तो हो गया हमने इंटीरियर की बात की, दूसरी सपोर्ट की बात की। जब मैं फ्रेंचाइजी लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं किसी का ब्रांड ले रहा हूँ तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है उधर से। आप लोग क्या क्या सपोर्ट करते हो अपने फ्रेंचाइजी को? इनिशियल स्टेप से जब भी किसी के साथ कोई डिस्कशन मूव फॉरवर्ड होता है तो उसमें हमारा पर्पस ये रहता है दैट वी हैव अ स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम, नॉट टू लॉन्ग, बट एक बार हम एक ओनर के साथ में जो भी लेने जा रहे हैं उनके साथ एक डिस्कशन प्रेफर करते हैं, जिससे कि उनको हम बता सकेंगे व्हाट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स वी आर कीपिंग, एंड हम चाहते हैं कि आप भी वो समझें, राइट, बिकॉज लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। फूड कहना कि ठीक है मेरा फूड का काम है और उसको एक्चुअली चलाने में डिफरेंस है। वो छोटा सा जो बिजनेस प्रोग्राम है दैट इज़ फ्रॉम आर एंड, जो हम डेफिनेटली हर किसी को प्रेफर करते हैं कि वो लें। उसके बाद वो उस प्रोग्राम के साथ में मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट चाहेंगे कि अगर वो नहीं, मतलब उसके बाद उन्हें लगता है नहीं यार मेरे एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं एंड दे वांटेड टू जस्ट मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इट्स फाइन, वी आर फ्री विद दैट। नेक्स्ट जो स्टेप आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं कि कभी भी ना एक अगर बेसिक मेजर चीज़ होती है कि कोई भाग गया, सिंपल, मेरा स्टाफ चला गया एकदम से, मेरे स्टाफ को जो ट्रेनिंग है या मेरे प्रोसीजर्स नहीं हुए, आपने प्रोसीजर की बात कर दी वो फुलफिल नहीं हुए, तो उस चीज़ के लिए हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है बिफोर ओपनिंग, 15 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, जिसमें हमारे जो सीनियर मैनेजर्स हैं जो अभी करंट आउटलेट में इन्वॉल्व हैं वो लोग वहाँ पे रहेंगे, प्रॉपरली स्टाफ हायरिंग उनके सामने होगी, उस स्टाफ का जो ट्रेनिंग है वो भी उनके अंडर होगा, ऑल्सो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे, प्लस एक इंस्पेक्शन रहता है हमारे एंड से, जो चीज़ें एक ओनर को लॉन्गर पर्सपेक्टिव में हेल्प करती है। रही बात बाकी सपोर्ट की, जैसे कि जो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जो भूल जाते हैं, जो गलतियां रह जाती हैं, वो जो डिजिटल मार्केटिंग वाली चीज़ है वो भी हम इनिशियली अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, जो हम एक बेसिक प्रोवाइड करा जाता है। रेस्ट कोई हमारे साथ ही इन्वॉल्व होकर आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहता है विद डिजिटल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, वी आर अप फॉर दैट एज वेल। उसके अपने डिफरेंट प्राइजेस एंड चीज़ें हैं, बट जो इनिशियल सपोर्ट में रहता है उसमें डिजिटल मार्केटिंग रहता है, ट्रेनिंग रहता है, किचन स्टाफ ट्रेनिंग रहता है, इवन रेसिपी समझाना और उनके क्या प्रोसीजर्स हैं, प्लस क्या उनके जो मैंने आपको नोटिस पीरियड एक बात बताई थी 15 डेज़ वाली, वो चीज़ ढंग से स्टाफ को बता देना, प्लस जो इंस्पेक्शंस है वो भी हमारे एंड से रहते हैं। ऑल्सो कोई भी जो चीज़ें हम नोटिस करते हैं या जो हमारे एंड से मैनेजर्स नोटिस करते हैं कि सर वो चीज़ ठीक नहीं चल रही, ओनर को इन्फॉर्म करना कि प्लीज़ आप एक बार जाइए उनको वो चीज़ बताइए, प्लस हम अपने एंड से भी बताते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें हम अपने एंड से गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जिनका पैशन है उनको कंप्लीटली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, हमारे साथ में सिंक में रहना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ मूव फॉरवर्ड हो सकती है। बिकॉज ठीक है ना, आप अगर आपका अपना काम है तो आप एनर्जी तो डालोगे, और आप लोग सोचोगे कि नहीं मैं स्टाफ पे छोड़ देता हूँ और मैं हर 15 दिन में एक बार अपने कैफ़े चला जाऊँगा या आउटलेट चला जाऊँगा और वो चल तो रहा होगा मेरे पीछे से। बिल्कुल। तो आपको अपनी एनर्जी तो डालनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग यहाँ तक देखने के बाद सोच रहे होंगे कि हमें जेंजी कैफ़े की फ्रेंचाइजी ले लेनी चाहिए, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हम किसी भी शहर में जाएं, किसी भी बड़े मॉल में जाएं, हर जगह आपको मल्टीपल आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे, फूड आउटलेट्स, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। तो क्या ऐसे में अभी भी इस बिज़नेस में प्रॉफिट है? जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल है, दैट्स द बेस्ट एरिया ओपन करने के लिए आउटलेट। मेन रीज़न इज़ आप सबसे पहले ना प्रॉफिट की जगह पे आप ये देखिए कि आप जिस ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं वो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ें जिस वजह से आपका ROI रिटर्न फिक्स है कि मेरे पे आएगा, और नहीं है अगर इन केस ऑफ एनी सिचुएशन कि आपका उस हिसाब से आउटलेट टर्न नहीं हुआ तो वो आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट्स द मेन पॉइंट। और जितना ज़्यादा क्राउडेड एरिया है ना, उतना ज़्यादा श्योर है कि आपकी ब्रांड और स्पेसिफिकली जो हम चीज़ लेकर आ रहे हैं वो आउटशाइन करेगी वहाँ पर, और फैमिलीज़ और यंगस्टर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो एक्सेप्टेशन ज़्यादा क्राउडेड एरिया में ही हम प्रेफर करते हैं। बिकॉज हाइपोथेटिकली अगर हम किसी को एक मॉल है वहाँ पे थिएटर आ जाएगा, चीज़ें आ जाएंगी, आप उसमें इन्वॉल्व होगे ना तो आप फंस जाओगे। गो विद द रियलिस्टिक प्रेजेंट सिनेरियोज, वहाँ पे प्रेफर करते हैं हम, जनरली लोकेशन में हेल्प करवाते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस रहता है। प्रोसेस क्या रहता है? मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कैफ़े या फाइन डाइन कुछ भी लेना है, तो क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से हम ओपन करेंगे? तो मेजरली जो इनिशियल स्टेप्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द हैविंग अ बेसिक कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, एंड उनका थॉट समझने के बजाय कि इन विच मॉडल दे वांट टू गो विद, सारी डिटेल्स उनसे, बेसिक डिटेल्स एंड हमारी जो भी अपने PDF PPTs वगैरह हैं हम उनसे शेयर करते हैं प्रेजेंटेशंस, जिससे वो समझ सके कि ठीक है मैं किस काम में लग रहा हूँ। आफ्टर दैट उनके साथ हमारे एक बेसिक सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, वो सिग्नेचर्स के बाद ये श्योर हो जाता है दैट दे हैव टू मूव फॉरवर्ड। फिर हम आपकी लोकेशन फाइंड कराने में हेल्प करते हैं इन वॉट एवर स्टेट वी आर। मेन पर्पस रहता है कि जो लोकेशन है उसमें हम इन्वॉल्व रहें, क्योंकि उसमें हमारे को पता है कि ठीक है यार कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा आउटशाइन करेगी और कहाँ पे अपने क्लाइंट के लिए भी प्रेफरेबल और बेस्ट रहता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है कि आफ्टर लोकेशन फाइनलाइजिंग, उसके बाद हम रहते हैं कि ठीक है हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग इंटीरियर्स एंड किस तरीके से आपके क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्या इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन है, वो हम इनिशियली इसलिए डिस्क्लोज करना चाहते हैं बिकॉज बंदे हेजिटेट करते हैं, बाद तक उनको खींचा जाए कि नहीं सर अभी इतना है, टोटल क्यूमुलेटिव बता दी जाए, डिटेल में ना बताया जाए, बाद में जाके पता चलता है वो भी चौंक जाते हैं और हम भी बैठे रहते हैं कि ठीक है आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना है। तो ये चीज़ें पहले ही ओपन अप होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद जब वो अपना फाइनल हो जाता है कि ठीक है आपका इंटीरियर्स क्या है, आपको किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करना है, किचन सेटअप हो जाती है, देन हमारा स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट रहता है फॉर द ट्रेनिंग, जो हमारी ऑलमोस्ट 30 डे ट्रेनिंग रहती है, जिसमें 15 डेज बिफोर ओपनिंग एंड 15 डेज आफ्टर जब आपका रनिंग में आ जाता है आउटलेट। स्पेसिफिकली जो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे जस्ट टू ट्रेन दैट स्टाफ अकॉर्डिंग टू दैट SOP जो हमारे एंड से आपको प्रोवाइड करी जाएगी, और स्टाफ को सिखाया जाएगा कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो सब भूल जाते हैं कि ठीक है यार आप लोग तो ट्रेनिंग करा के चले गए, वेंडर्स कहाँ से आएंगे जिनसे हमारी चीज़ें मिलेंगी। तो वो जो वेंडर सेटअप कराना है दैट इज़ आवर थिंग, वील हेल्प यू टू सेटअप द वेंडर इन द इनिशियल फेज कि आप कहाँ से क्या प्रोक्योर करें, किस स्टैंडर्ड का प्रोक्योर करें, क्वालिटी ना गिरे, वो हमारा पर्पस है। उसको मेंटेन करना, उनके साथ अपना एक बॉन्ड बना के रखना वेंडर के साथ में कि अकॉर्डिंगली आपकी पेमेंट्स एंड सारी चीज़ वो काम आपका रहता है। गाइडेंस हमारे एंड से रहती है, हेल्प हमारे एंड से रहती है, बट देखो बेबी आपका है, ग्रो आपको करना है। बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन लोग तो कहते हैं कि हमने फ्रेंचाइजी ले ली और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब सारा काम फ्रेंचाइजर ही करेगा। ये मिथ है, ये मैं हमेशा अपने सारे पॉडकास्ट में और हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप बिज़नेस ले रहे हो, आपको ब्रांड मिल रहा है, आपको एक नो हाउ मिल रहा है, SOP मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, मार्केटिंग मिल रही है, इतना क्या कुछ क्या कम है। आपको आगे भी जब कभी प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि फ्रेंचाइजी किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। कई बार मन में आता है मैं ले लूँ, लेकिन एम आई द राइट फिट फॉर द फ्रेंचाइजी? आप क्या देखते हो कि आप मैं इसको फ्रेंचाइजी दूंगा और इसको नहीं दूंगा? बेसिकली वी आर नो वन टू जज एंड असेस एनीवन कि वो किस उनका पैशन क्या है, बिकॉज पैशन को कभी भी स्केल पे नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल।
उसके बाद एक बात आती है कि मेन थिंग, अगर कोई भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहा है, एक हमारा जो छोटा सा बिजनेस प्रोग्राम है उसमें इनरोल कर रहा है, वहाँ से ये पता चलता है दैट दे आर एक्चुअली विलिंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस और नॉट। क्योंकि बिजनेस समझना ज़रूरी है, नंबर समझने ज़रूरी हैं। मैं आपको फेक नंबर्स बता के आपको कि हाँ जी चल रहा है चलाने वाले काम में आपको मिलते हैं ऐसे लोग है मार्केट में। आई हैव डन माई R&D बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद भैया रिगार्डिंग दिस फ्रेंचाइज। सो मेन थिंग इज मिल जाएंगे लोग, नंबर्स भी मिल जाएंगे और सब कुछ बहुत ग्रीन फ्लैग दिखेगा। रेड फ्लैग निकलने शुरू होते हैं जब आपके अकाउंट से जा चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा मेन रहता है कि एक बार लोगों को एसेस करें, उनके साथ बैठें, डिस्कशंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट डिस्कशंस हो। कुछ भी चीज़ फ़ोन पे डिजिटल गूगल मीट के अलावा जो है ना वो होने ज़रूरी होते हैं। वहाँ से एसेस करके हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, कस्टमर को, क्लाइंट को भी समझाते हैं, खुद भी समझते हैं उनके माइंडसेट, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो पैसा लगाया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि वो कितने दिनों में वापस आ जाएगा, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट कितने समय में पेबैक हो जाएगी। तो कैफ़े मॉडल के लिए क्या सेम है जो डिफाइन लाइन के लिए, या दोनों में कुछ डिफरेंस रहता है? दोनों में डिफरेंस रहता है। ऑब्वियसली जब आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा तो आपका जो रिटर्न है वो अकॉर्डिंगली रहेगा। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप एक बड़ा मॉडल खोलेंगे, लॉन्गर पर्सपेक्टिव में प्रॉफिट भी ज़्यादा है। बट जो हमारा ब्रेक इवन ड्यूरेशन रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो हम रखते हैं वो रखते हैं 14 to 18 मंथ्स हमारा रहता है फॉर द कैफ़े मॉडल, एंड 18 to 24 मंथ्स हमारा रहता है फॉर द फाइन डाइन मॉडल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो आपने इंटीरियर करवाया है या आपने अपनी बेसिक चीज़ें करवाई हैं वो आपने कितनी स्पेसिफिक नंबर्स की कराई हैं। देखो, किसी के पास ज़्यादा है, उसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मन है, उसका पैशन है, वो लगा रहा है, वो अपना बजट जो है वो 50-50 लाख को क्रॉस करके 1 CR पहुँचा सकता है बिकॉज ऑफ द इंटीरियर। हाँ जी। सेम वे उसका ब्रेक इवन और प्लस उसका जो ROI है वो टाइम लेगा। सेम वे कोई अगर हमारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करके चल रहा है, हम वो कह रहा है कि आप मेरी चीज़ बिल्ड करके दीजिए बिकॉज वो हमें ट्रस्ट कर रहा है, तो जो हमारा टाइमलाइन रहता है वो मैंने आपको बताया 18 to 24 मंथ्स फॉर अ मल्टी क्यूजीन कैफ़े, एंड जस्ट फॉर अ सिंगल कैफ़े वो हमारा रहता है ऑलमोस्ट 14 to 18 मंथ्स। मतलब 1.5 साल से 2 साल में आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, ये एक बड़ी चीज़ है। और कोई भी 50 लाख के बिजनेस में अगर आपको 2 साल के अंदर ब्रेक इवन आ रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छा है। मतलब आपका 4-5% का प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज़ गुड। और इसमें एक सवाल लेना चाहूँगा लाइटर नोट पे, आपको ज़्यादा जो व्यूवरशिप मिल रही है, जब ज़्यादा लोगों के बीच में आप क्रेजी हो रहे हो, दैट्स बिकॉज ऑफ नेम और फूड क्वालिटी? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फूड क्वालिटी। आप 2 दिन आप इंस्टाग्राम पे वीडियो डालो, एड्स चलाओ, प्रमोट करो खुद को, आप वायरल होगे। लेकिन ऐसे नेम्स हैं, किसी का लेते नहीं है, कि जब चीज़ें वायरल हो गई और जब एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी आई तो फूड ने उनको घेर दिया, आज नाम नहीं है उनका। तो फूड क्वालिटी ही रिपीट कस्टमर बनाता है। इनिशियल डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट जो कस्टमर बनेगा वो रिपीट जो बनेगा वो सिर्फ फूड के बेसिस पे बनेगा और कोई नहीं है, क्योंकि खाने का काम है। खाना ही अच्छा नहीं दोगे तो काम किस बात का ना। क्या आपके पास रिपीट आते हैं लोग? डेफिनेटली हमारा जो रिपीट कस्टमर है वो एक इस वजह से मेंटेन है बिकॉज हमारा जो टेस्ट है वो ऐसा है कि अगर आप 5 बार एक पर्टिकुलर आइटम ऑर्डर कर लो सिंगल टेबल पे, सेम कलर, सेम गार्निशिंग, सेम तरीके से वो आएगा, एक छोटी सी चीज़ भी उसमें वेरी नहीं होगी। उसका जैसे हमारे पास कस्टमर रिपीटेड है क्योंकि हर टेबल पे सेम चीज़ जाएगी, सेम क्वालिटी की चीज़ जाएगी। अभी आप जो फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं वो पैन इंडिया कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर आप कर रहे हैं? नहीं, हम पैन इंडिया में कर रहे हैं। तो आप किसी भी अच्छे लोकेशन से हैं, Tier 1 Tier 2 सिटी से, तो आप कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर और गूगल फॉर्म तो दे ही दूंगा ताकि आप कनेक्ट कर सके, और कनेक्ट करने के बाद आगे की हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इसमें अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा, जो लोग फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसी भी फ्रेंचाइजी अगर लेना चाह रहे हैं उससे पहले डू योर रिसर्च ऑन योर ओन। मार्केट जाओ, थोड़ा घूमो, 4 लोगों के पास जाओ, उसके बाद किसी के साथ भी मूव फॉरवर्ड करो। किसी को भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, मेरे को भी मत करो ब्लाइंड ट्रस्ट, बिकॉज आप किसी को भी ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे ना आपका फेथ हो जाएगा ऐसा कि नहीं मेरे को तो ये करके ही देगा बंदा। आप खुद रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा व्हाट स्टैंडर्ड्स वी आर ऑफरिंग, जाओगे देखोगे क्या फ्रेंचाइजीज मिल रही हैं, एंड उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाओ, मेरे साथ जाना है किसी और के साथ जाना है। पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर। एक क्वेश्चन रह गया रॉयल्टी के बारे में, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो सपोर्ट ऑफर कर रहे हो उसके एवज में आप रॉयल्टी क्या चार्ज करते हो? वी आर चार्जिंग 6% रॉयल्टी ऑन दैट।
it varies for the cafe model and it varies for the fine dine model as well, because obviously support ज़्यादा जाता है fine dine model में, उनके standards different होते हैं, plus उनको help different लगती है, उनके audits different होते हैं. So that is why जो cafe model में approximately हमारी जो initially we are keeping it as, because this is the first time we are expanding, so we are keeping it almost 5% for the cafe model and approximately 7% for the fine dine model, and it varies but on a longer perspective. Initially we are keeping it specific to these numbers and after 10 we'll see. देखते हैं अगले 5 से 7 साल में आप कहाँ देखते हैं जेनजी कैफे को? अगले 5 साल में वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 35+ आउटलेट्स इन एवरी स्टेट. मेन पर्पस इज हमें सारी स्टेट्स कवर करनी है, बिकॉज सबको एक टेस्ट के बारे में फील हो और सबको वो टुगेदरनेस फिर से मिले जो कभी स्कूल में मिलती जब मम्मी पापा ले जाते थे, कि एक टेबल पे बैठ के सबके टेस्ट पूरे हों, फैमिली को ना सोचना ना पड़े एक मेन्यू स्पेसिफिक होकर ऑर्डर करने के लिए, एक कैनवस की तरह उनको पेपर मिले, वो अपनी डिश लिखें, उनका ऑर्डर आए. तो इस तरीके से वो जो कैनवस से हम मेन्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो फुलफिल हो. बहुत शानदार काम कर रहे हो आदित्य भाई आप, और जिस तरीके से आपने फूड क्वालिटी मेंटेन की है, जो आपने एक ओरा एनर्जी आपने बनाई है, और जो आपका नाम भी है, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ फूड क्वालिटी, नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो नाम भी बहुत अट्रैक्टिव है और ये बहुत सारे जेंजीज को, पूरी फैमिली को अट्रैक्ट कर रहा है. और दिस इज़ नॉट ए जेंजी कैफ़े, इट्स ए फैमिली कैफ़े. आप पूरी फैमिली के साथ आएंगे, आप पार्टीज़ के लिए आएंगे, और इवन दो मैंने देखा है कि आपके यहाँ बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं कैफ़े के अंदर. तो बड़ा जब आप खोलते हैं ना फाइन डाइन कोई मल्टी क्यूज़ाइन कैफ़े खोलते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि 2-4 लोग आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, वहाँ पर फैमिली फंक्शंस भी हो जाते हैं. तो इस वजह से भी भीड़ आती है और इस वजह से भी आपका कैफ़े चलता रहता है और जल्दी आपकी ROI आ जाती है. अब डिसीजन तो देखो आपको लेना है. हमारा काम क्या होता है कि ऐसे फाउंडर्स को लेके आना जो बहुत ही वर्सेटाइल हैं, बहुत डायनेमिक हैं और कुछ हटके काम कर रहे हैं. और इसी सीरीज में आज हमारे साथ थे जेनजी कैफ़े के फाउंडर आदित्य भारद्वाज. इनसे मिलकर आपको कैसा लगा, इनकी थॉट प्रोसेस कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. और अगर आप इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहते हो तो इनका नंबर, गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है. आप कनेक्ट करिए, बातचीत करिए और मुझे भी जरूर बताइएगा कि आपको ये कैफे कैसा लगा. और ऐसे ही फाउंडर के साथ हम मुलाकात करते रहेंगे आपके इसी चैनल पर, फ्रेंचाइजी बताओ पर, जहां मैं आपका दोस्त और होस्ट आशीष अग्रवाल आपके लिए लेकर आऊंगा नए नए फाउंडर्स. जय हिंद, जय भारत.